हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स सामान्य अध्ययन बुक से विश्व भूगोल के पार्ट दूसरे को। दोस्तों, आज हम इसमें धूमकेतु, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, विषुवत रेखाएं, कर्क रेखाएं, देशांतर, चट्टानें, भूकंप, ज्वालामुखी, आर्द्रता, वर्षा, वायुमंडल, महाद्वीप, जलमंडल, प्रमुख जलप्रपात, स्थलाकृतियां, विश्व की नदियां और प्रमुख नदियों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेंगे हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बुक आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरपीएफ, रेलवे कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1, एएलपी स्टेज 2 के एग्जाम के इंपॉर्टेंट रहेगी। अब ये एग्जाम 2021, 22, 23 में हो, लेकिन ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि रेलवे में क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। और इस बुक में टोटल 3100 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास और साथ ही साथ संविधान को कवर कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ये क्वेश्चन आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस बुक में 2019 में हुई ऑनलाइन परीक्षाओं के भी क्वेश्चनों को लिया गया है, यानी कि ये बुक पूरा का पूरा अप टू डेट है, यानी कि अपडेटेड है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हम विश्व भूगोल के 87 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो सही आंसर है सेरस, यानी कि ऑप्शन सी। यानी कि याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? सेरस। देखिए, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन कौन से हैं ये? इनके नाम याद रखिएगा, सेरस, बेस्टा, पैलेस, हाइजिया आदि, जिनमें सेरस एक बौना ग्रह है। सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने की थी। इनका नाम याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, सेरस की खोज किसने की थी? इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाता है। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो इसे बोलते हैं दोस्तों हेली। ठीक है ना, इसे हेली पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, जो कि 76 वर्षों में नजर आता है। ठीक है, प्रत्येक 76 वर्षों में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? हेली। देखिए, देख लेते हैं। धूमकेतु यानी कि कॉमेट आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी तथा गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित और असंकेंद्रित कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप गुजरते हैं तो गर्म होकर उनसे गैस की फुहारें निकलती हैं। दीर्घ काल में धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है। हेली पुच्छल तारा भी इन्हीं में से एक है। ठीक है ना, यह 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस एवं धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर हैं जो लाखों मील तक फैली हुई हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं धूमकेतु, यानी कि ऑप्शन ए। हेली धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा लगभग कितने वर्षों बाद नजर आता है? तो राइट आंसर है 76 वर्षों बाद, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, अब याद रखिएगा पिछली बार कब दिखाई दिया और अब कब दिखाई देगा, इसको भी याद रखिएगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। हेली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई पड़ता है। हेली एकमात्र धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह अंतिम बार वर्ष 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। ठीक है, कब दिखा था? 1986 में। और वर्तमान समय में ये, इसमें आप 1986 में 76 जोड़ लीजिए तो कब दिखेगा? 2062 ईस्वी में ये दिखाई देगा। सौरमंडल में पाए जाने वाले पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बड़े छोटे छोटे खंडों को धूमकेतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः दिखाई दे सकता है? तो राइट आंसर है 2062 ईस्वी ईसा सन में ये दिखाई देगा। ठीक है ना, संभवतः कह रहा है, ये हो सकता है 61 में दिखाई दे या 62 में, 63 में। संभवतः 2062 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? बार बार पढ़ रहे हैं में से सही आंसर है कॉमेट। देखिए, कॉमेट का मतलब वही होता है धूमकेतु। हिंदी में कहते हैं कॉमेट, इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट, हिंदी में धूमकेतु। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा।
देखिए कॉमेट या धूमकेतु एक सौर मंडलीय निकाय है जो बर्फ, धूल, गैस के न्यूक्लियस से बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धूमकेतु की पुच्छ किस दिशा में होती है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य से दूर। ठीक है, एक धूमकेतु की पुंछ सूर्य से दूर की दिशा में होती है। देखिए एक धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है, बार बार ये कह रहा है। देखिए धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय आपको याद होना चाहिए अब तक तो, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थों जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एनटीपीसी में, आरआरबी, जेई में, ग्रुप डी में, इसलिए यहाँ पर इसने प्रैक्टिस के तौर पर सबको डाल दिया, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन है हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि का वर्ष है, तो इसकी कक्षीय अवधि का वर्ष है 75 वर्ष। कितना? 75। देखिए 76 के आसपास है 75, इसलिए आंसर सी लगाया गया। 25 तो हो नहीं सकता, 50 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, तो 76 के लगभग पास में है 75। ठीक है ना। देखिए हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 वर्ष है। हेली ही एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हेली धूमकेतु की कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसका आंसर अभी हमने देखा था लगभग देखिए 2062 के लिए या फिर 61 के लीजिए, तो लगभग में उसने कहा आसपास पूछ रहा है ना, तो 2086 दूर हो जाएगा, 41 भी दूर होगा, 26 भी। तो राइट आंसर है 2061 में। ठीक है ना, 2061 में। देखिए आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, ठीक है, वहां पर 2062 में दिया गया, लेकिन 61 दिया गया, 26 बहुत दूर है, 41 दूर है, 86 दूर है। ठीक है, तो वर्ष 2061 में इसे पुनः पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। हेली धूमकेतु एक प्रसिद्ध पुच्छल तारा है जो 75 से 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। भूपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर है दोस्तों सिलिकॉन। ठीक है ना, सिलिकॉन भूपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा का तत्व है। देखिए भूपर्टी का चौथाई भाग सिलिकॉन है। यह ऑक्सीजन के बाद भूपर्टी पर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है और संयुक्त अवस्था में प्रायः सभी स्थानों पर पाया जाता है। रेत अथवा सिलिकेट के रूप में पत्थरों, मिट्टी तथा खनिज पदार्थों में सिलिकॉन सर्वदा उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है भूपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। देखिए अब धातु पूछी गई है भूपर्टी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, तो ये है आपकी एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन ए एल्यूमिनियम भूपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। देखिए भूपर्टी यानी कि पृथ्वी पर, भूपर्टी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, याद रखिएगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट तत्व है यानी कि धातु है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी इंपॉर्टेंट ही है। कितना होता है? 13। यह बोरॉन परिवार का तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी के अध्ययन को जाना जाता है भूगर्भ शास्त्र के नाम से, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन, भूकंप, पर्वत निर्माण का अध्ययन किया जाता है। इसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। देखिए पारिस्थितिकी, यहाँ ऑप्शन में दिए थे पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, आचार शास्त्र, इनके बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी जीव समुदाय और वातावरण का अध्ययन है। जीव विज्ञान वनस्पति और जंतुओं का अध्ययन है और आचार शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धातुएं किस में से पाई जाती हैं। तो दोस्तों धातुएं पाई जाती हैं भूपर्टी में, यानी कि ऑप्शन डी धातुएं भूपर्टी से पाई जाती हैं। अब कैसे पाई जाती हैं, कितने नीचे पाई जाती है, कितनी ऊंचाई में, मोटाई में, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत को भूपर्टी कहते हैं जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। धातुएं भूपर्टी में पाई जाती हैं। धरातल से 34 किलोमीटर नीचे के क्षेत्र में भूपर्टी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन 46% और अन्य तत्व भी हैं जैसे कि सिलिकॉन है 28%, एल्यूमिनियम है 8%, लोहा है 6% और मैग्नीशियम 4%। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रस्तर यानी कि क्रस्ट
में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों क्रस्ट में पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है ना। पृथ्वी के प्रस्तर यानी कि क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व 46.6% तथा दूसरा प्रचुर तत्व सिलिकॉन है जो कि 27.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में कितनी बार आता है? अब यहाँ आप कंफ्यूज होंगे ये होता क्या है विषुव। तो पहले आप ये इसका आंसर देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 बार। ठीक है, एक विषुव एक वर्ष में 2 बार आता है। देखिए क्या होता है विषुव, ध्यान से देखिए। 21 मार्च तथा 23 सितंबर की सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखा का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर रहने और ऋतुओं की समानता के कारण इन दिनों स्थितियों को समरात दिन अथवा विषुव कहा जाता है। ठीक है, 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा विषुव को, ठीक है ना, समानता पूरे ग्रह पर लगभग जब समान रात और दिन हो तो उसे क्या कहते हैं? विषुव। बसंत विषुव और महाविषुव यानी कि रात दिन बराबर होने का समय कौन सा है? तो देखिए अभी हमने डिस्क्रिप्शन में इनकी डेटें पढ़ी थी अच्छे से, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 21 मार्च। पढ़ा था ना दोस्तों, बसंत विषुव और महाविषुव यानी कि रात दिन बराबर होने का समय कौन सा है? 21 मार्च। देखिए विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सर्वथा दिन व रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत विषुव इन्हें कहते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका होने के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द विषुव संदर्भित करता है यानी कि किसको बताता है? तो अभी आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर। तो शब्द विषुव किसे संदर्भित करता है? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, इसे दर्शाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कब पड़ती हैं? वर्ष में 2 बार। बात तो वही है ना, विषुव की बात कर रहा है ये, वही क्वेश्चन बनाया उसने। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वर्ष में 2 बार। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, पोंटियानक। पोंटियानक कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है ये शहर। पोंटियानक ये शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पर और भी देश हैं। पोंटियानक इंडोनेशिया शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं कौन कौन से हैं? देखिए कांगो, गैवान, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। भूमध्य रेखा को वास्तव में ना छूने वाला सबसे निकटतम देश कौन सा है? पेरू। ठीक है ना, इसको भी याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। भूमध्य रेखा को वास्तव में ना छूने वाला सबसे निकटतम देश कौन है? पेरू। कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ये। जैसे ही आप किसी भी बुक को पढ़ना शुरू करेंगे, लूसेंट हो चाहे सार संग्रह हो या फिर उपहार सीनियर हो, किसी भी जीके की बुक पढ़ेंगे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वहाँ कर्क रेखा है तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है कर्क रेखा। ये सारी डिस्क्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु पर को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांटती है। पहला है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है और 66.5 डिग्री उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा अक्षांश मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहलाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है 180 डिग्री ग्रीनविच से। कहाँ से? 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से बहुत कुछ पूछा जाता है, ठीक है ना, समय पूछा जाता है, इसका साल पूछा जाता है, वॉशिंगटन में हुआ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं एक बार इसको।
देखिए, वर्ष 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण भी किया गया, जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे जाती है। इस रेखा को किसी भी देश से गुजरते हुए नहीं खींचा गया तथा इसी रेखा पर समय को 24 घंटे में समायोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। जब कोई जहाज, इस लाइन को जरूर ध्यान से याद कर लीजिएगा, देखिए, जब कोई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है उसमें, और जबकि पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन उसमें घटा दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी फैक्ट दिए हैं, इनको भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर रास सागर, रास बर्फ शेल्फ और क्वीन माड पर्वत स्थल से होकर गुजरती है। फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने समय पर मेरिडियन है जिसे भारतीय मानक समय आधारित है? तो ये है ऑप्शन ए, यानी कि 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। ठीक है, आप इसको 82.5 भी कह सकते हैं। लूसेंट वगैरह में आपको इसी प्रकार मिलेगा 82.5, तो इसको कहते हैं 82 और आधे डिग्री पर पूर्व रेखांश पर। ठीक है, पूर्व में है, ध्यान रखिएगा, पूर्व रेखांश पर। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई। भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। किसे माना जाता है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को, जो इलाहाबाद, जिसे हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, के निकट नैनी से होकर गुजरता है। इसी के समय को मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे मिनट आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। अब ये राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पूछ लेता है कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हैं ये। ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है? अभी हमने पढ़ा था इसको डिस्क्रिप्शन में। सही आंसर है 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों, ग्रेनाइट ये है अग्नेय चट्टान का, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ये है अग्नेय चट्टान का। देखिए, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर फैलकर ठंडा हो जाने के पश्चात अग्नेय शैलों में बदल जाता है। इनका निर्माण सर्वप्रथम होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अग्नेय चट्टानों क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के अलावा बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, पिच स्टोन आदि इसके अन्य प्रमुख उदाहरण हैं। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ आपको याद आ रहा होगा, चूनामय चट्टान। ठीक है, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? चूनामय चट्टान। देखिए, चूनामय चट्टान में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट विद्यमान होता है, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, मार्बल, सेल आदि। इनकी सामर्थ्य सिलिकामय चट्टानों की अपेक्षा कम होती है तथा यह जल्दी ही पानी में से प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्मा। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। देखिए, पृथ्वी के आवरण में गैसों के मिश्रित चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा चट्टानों का पिघलता हुआ स्वरूप है, जिसकी उत्पत्ति उच्च ताप और दाब के कारण होती है। इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। मैग्मा एक गर्म पदार्थ है जो जलीय वाष्प व गैस रखता है। इसमें मुख्यतः O, Si, Al, Fe, Ca, मैग्नीशियम, Na। देखिए, O मतलब ऑक्सीजन, Si मतलब सिलिकॉन, Al मतलब एल्युमिनियम, Fe मतलब फेरस लोहा, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Na मतलब सोडियम आदि हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे मैग्मा को लावा कहते हैं। ठीक है, जब ये मैग्मा पृथ्वी पर आता है तो इसी को लावा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहते हैं?
तो इनको कहते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान। ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, इन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। यह मैग्मा पृथ्वी के पपड़ी पर कठोर चट्टान में रूपांतरित हो जाता है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, सघन एवं जीवाश्म रहित हैं, यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं होता है। आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं, जैसे कि बेसाल्ट, ग्रेवो, डायोराइट आदि। भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भूकंपीय तरंगें। ठीक है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? भूकंपीय तरंगें। देखिए, पहले बात करते हैं भूकंप की। भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन व समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है, वह यह प्राकृतिक और व मानवीय दोनों ही कारणों से हो सकता है। देखिए, भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है। इनके नाम याद रखिएगा। पहला है प्राथमिक अथवा लंबवतात्मक तरंगें, दूसरा है अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगें, तीसरा है धरातलीय तरंगें। तो ठीक है, तीन तरह की तरंगें बनती हैं। इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो दोस्तों देखिए, टिड्डियों का हमला, तूफान, चंद्रग्रहण, ये तो हो ही नहीं सकते। ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, ये बनता है आपका भूकंप का कारण। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का कारण बनता है। देखिए, भूकंप का उद्भव ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिसमें पृथ्वी के भीतर का गर्म मैग्मा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निःसृत इन पदार्थों के जमा होने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, दिमाग में अपने। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान से उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अगली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ठीक है, सिस्मोलॉजी के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। लास्ट की तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अधिकेंद्र वाली, रिएक्टर वाली और सिस्मोलॉजी वाली। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो देखिए, सिस्मोग्राफ संबंधित है भूकंप से, क्योंकि भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से ही नापते हैं। ठीक है ना। देखिए, और भी यहाँ पर वायु यंत्र दिए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। बैरोमीटर ये वायुदाब को मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने का यंत्र है। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने का उपकरण है। मैनोमीटर गैसों के दाब को मापता है और फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पांचों के पांचों पूछे गए हैं रेलवे में अब तक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है, यानी कि यहाँ कम से कम भूकंप आते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों रायपुर, यानी कि ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या है? समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ये एक सुनामी चेतावनी का संकेत है। जब भूकंप का अधिकेंद्र किसी समुद्री क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो समुद्र में प्रभावित होने वाला जल दिशाविहीन हो जाता है, जिससे जलीय तरंगें आपस में टकराकर ऊंची ऊंची लहरों में परिवर्तित हो जाती हैं। यह लहरें तटों से टकराकर अत्यधिक विनाश करती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जापान भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। सुनामी जापान भाषा का शब्द है। सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाले पानी का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है? तो सही आंसर है समुद्र के भीतर भूकंप से। ठीक है, यदि समुद्र के भीतर भूकंप आएगा तो उसके द्वारा सुनामी आ सकती है। देखिए, समुद्र के भीतर भूकंप सुनामी आ सकती है। ठीक है, इसके द्वारा सागर तल में अचानक परिवर्तन तथा अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी लहरों का आगमन होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने का कारण क्या है? तो दोस्तों, भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। ठीक है ना, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति भूकंप आने का कारण होती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा।
देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग दृढ़ खंडों से बना है। इन दृढ़ खंडों को प्लेट कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। पृथ्वी का स्थल मंडल कई प्लेटों में बटा हुआ है। प्लेटों की मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 70 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 150 किलोमीटर होती है। सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से भिन्न भिन्न दिशा में भ्रमण करती हैं। जब किसी कारण इन प्लेटों के बीच दबाव बढ़ता है तो भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप ऊर्जा के स्थानांतरण को कहा जाता है, ठीक है, भूकंप ऊर्जा के स्थानांतरण को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भागों में विद्यमान ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर स्थानांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? तो ये दोस्तों ग्रह की स्थिति के आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ग्रह का भूकंप से बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं है, ठीक है ना। भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं कर सकते? ग्रह की स्थिति के आधार पर। देखिए, भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं कर सकते। खगोल विज्ञान में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। भूकंप के अंतर्गत पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, विकार जोन के आधार पर और क्षेत्र में उत्पन्न भूकंप के इतिहास पर आधारित है। इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है टेमू मेसिफ, ठीक है दोस्तों। टेमू मेसिफ पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला टेमू मेसिफ 5 सितंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया। इससे पहले यह स्थान अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी था। अब देखिए, ओजोस डेल सेलाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली नामक देश की सीमा पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। इसके बारे में बता दिया इसने। विसुवियस पर्वत इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित पर्वतदार ज्वालामुखी है। 90 ईस्ट रिज, जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर में। कहां पर? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज ये हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री ईस्ट रिज एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ज्वालामुखी रिज है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह रिज पूर्वी गोलार्ध में लगभग 90 मेरिडियन के समांतर स्थित है। 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर को पश्चिम हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करता है और निकोबार कैन खाड़ी को बंगाल कैन खाड़ी से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका नाम है बैरन, ठीक है दोस्तों। बैरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें सदैव उद्गार होता रहता है उसे जागृत ज्वालामुखी नहीं, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इटली के सिसिली द्वीप के पास लिसारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी और अलास्का का कटमई तथा भारत का एकमात्र बैरन द्वीप, ये ज्वालामुखी आदि जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण है, यानी कि एक्टिव के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों अमेरिका में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। यहाँ पर 1821 में उसकी मृत्यु हुई थी। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। वर्तमान में यहाँ लगभग 4000 लोग निवास करते हैं। आर्द्रता का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? तो दोस्तों आर्द्रता को मापा जाता है शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से, ठीक है। शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से मापा जाता है आर्द्रता का मापन। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। आर्द्रता को शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान के द्वारा मापते हैं। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, जिसे न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है। उस बिंदु को ओशांक बिंदु यानी कि डिव पॉइंट कहते हैं। ओस बनता है, सही आंसर रहेगा ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ओस कैसे बनता है? ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से।
देखिए, जब आर्द्र वायु किसी ठंडे सतह से टकराए तो वायु में मिश्रित पानी जो कि वाष्प व गैसीय रूप में होता है वह अपने अंदर ही ऊष्मा को ठंडे सतह को देता है। ठीक है, ऊष्मा दे देने के कारण यह पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। जाड़े के समय में सुबह के समय तापमान कम होने के कारण आर्द्र वायु संघनित होकर हर जगह यानी जैसे कि पेड़ों की पत्तियों आदि पर ओस के रूप में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। इस शब्द को याद रखिएगा। हिंदी में कहते हैं बरसण। क्या कहते हैं? वर्षा होती है ना, वर्षा का शब्द देखिए बरसण। प्रेसिपिटेशन को हिंदी में कहते हैं बरसण। देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादलों में संचित हो जाती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है उसे बरसण कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के एग्जाम के लिए खास तौर पर, और एसएससी में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक पश्चिमी विक्षोभ है। इस वर्षा से हिमालयी राज्यों में सेब की फसल तथा मैदानी भागों में रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। पश्चिमी विक्षोभ का उद्भव भूमध्य सागर में होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर लगवाने को कहता है, कभी ऊपर से नीचे की ओर लगाने को कहता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल, उसके बाद यदि हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तब आएगा समताप मंडल, उसके और ऊपर मध्य मंडल, फिर इसके बाद ताप मंडल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। क्षोभ मंडल, ठीक है ना, सबसे पहले यही था, फिर उसके ऊपर आया समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, तो इनको देख लेते हैं। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की? क्षोभ मंडल। इस मंडल में मुख्यतः वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जैसे कि आंधी, तूफान, बादल का गरजना, बिजली कड़कना। ठीक है, इसके बाद समताप मंडल देखते हैं। यह मंडल 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में ताप समान रहता है, तभी तो इसको समताप मंडल कहते हैं। मंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल देखते हैं। समताप मंडल के ऊपर पाई जाने वाली एक परत है, जबकि ताप मंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है? देखिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बनाकर भी दिखाया था इसी प्रकार से कि ऐसा पूछता है, तो ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षोभ मंडल ही है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, तो इसको जरा देख लीजिए। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर है लगभग में, और यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक रहती है। इस भाग में धूल कण जलवाष्प मौजूद होते हैं। इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता है तथा मौसम परिवर्तन इसी स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को आप कहेंगे वायुमंडलीय दबाव। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव क्या है? हवा का दबाव ही तो है, तो हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। अच्छा, वायुमंडलीय दबाव कैसे नापते हैं, किस इकाई में नापते हैं, ये भी जानना जरूरी है, तो इसको भी देखते हैं। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो भार डालती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, इसे याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, यानी कि हमारी सुरक्षा करती है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, इसी को हम कहते हैं समताप मंडल हिंदी में। ठीक है, समताप मंडल हिंदी में कहते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, समताप मंडल या इंग्लिश में कह लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की उपस्थिति सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है।
ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की संघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है 78%, यानी कि 78% हमारे वातावरण में नाइट्रोजन होता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है। पृथ्वी के चारों स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। ठीक है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख है नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन है 20.94%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% गैसें उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन आदि गैसें शामिल होती हैं इसमें। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग है, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था इसको, यानी कि डिस्क्रिप्शन में। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 0.03%। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो सही आंसर है आर्गन, यानी कि ऑप्शन बी। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है आपकी आर्गन। देखिए ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों यहाँ आर्गन आया, ठीक है ना आंसर। अब देखिए भौतिक दृष्टि से वायुमंडलीय विभिन्न गैसों का मिश्रण प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में निम्न गैसें हैं। नाइट्रोजन याद रखिएगा 78.08%, ऑक्सीजन है 20.94%, जिसे हम 21% भी लगा लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, 21 आए 22 आए तो आप 21 पे लगाएंगे, ठीक है ना। आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, हाइड्रोजन है 0.001%, नियॉन है 0.0018% और हीलियम है 0.0005%। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों मीटियोरोलॉजी, ठीक है ना, मीटियोरोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन बी। वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। देखिए वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा है, ऑप्शन में दी थी आपको, ऑप्शन सी में। तो ये जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव समुदाय उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी, इसमें पुष्पों का अध्ययन होता है और सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वायुमंडल में किस परत से रेडियो का संचारण संभव होता है? तो ये है आपकी आयन मंडल, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। आयन मंडल एक ऐसी परत है जिसमें वायुमंडल में रेडियो का संचार संभव होता है। देखिए रेडियो का संचार वायुमंडल के आयन मंडल परत से संभव है क्योंकि आयन मंडल अनेक आयनित कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्रकाश संकेत का परावर्तन संभव होता है, जिससे प्रकाश संकेत या ध्वनि संकेतों को पुनः प्राप्त करके रेडियो द्वारा प्रसारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ठीक है ना। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा एवं सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 में सर्वप्रथम कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक ने। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह सिर्फ एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखिएगा, जिसका क्षेत्रफल 44,589,00 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 29.9% है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? एशिया, जो कि विश्व के कुल भाग का कितना है? लगभग 29.9%। अब देखिए यहाँ पर और भी दिए गए हैं महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप देखिए, इसका क्षेत्रफल दिया है, दक्षिण अमेरिका का भी दिया है, अंटार्कटिका का भी दिया है। तो इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आर्कीपेलेगो क्या है? तो दोस्तों द्वीपों का समूह, श्रृंखला एवं संघ एवं संग्रह है आर्कीपेलेगो, ठीक है ना। आर्कीपेलेगो को एक द्वीप समूह या द्वीप श्रृंखला कहा जाता है। यह एक श्रृंखला समूह या द्वीपों का संग्रह होता है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में, ठीक है। सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है, जो अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो ये है दोस्तों हवाई द्वीप, ठीक है ना।
संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य कौन सा है? हवाई द्वीप। देखिए, हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। यह राज्य प्रशांत महासागर के मध्य में है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर के मध्य में। यह अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से बसा है। इस प्रांत के अंतर्गत 8 द्वीप हैं। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु ओहोउ द्वीप पर स्थित है। इस राज्य का संयुक्त राज्य अमेरिका में विलय 21 अगस्त 1959 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका कनाडा में। ठीक है ना, मनीटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। मनीटोलिन द्वीप कनाडा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। मनीटोलिन द्वीप को झीलों का घर भी कहा जाता है। इसकी 3 सबसे प्रमुख झीलें मैनीटो झील, कागावांग झील और मिंड मोया झील है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? देखिए, सबसे गहरा गर्त है ये। ठीक है ना, तो ये है आपका प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। देखिए, मारियाना भी कहते हैं इसको, मैरियाना भी कहते हैं। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। यह फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर में, इसे भी याद रखिएगा। सबसे गहरी समुद्र खाइयां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाएंगी आपकी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, क्योंकि सबसे गहरा यहाँ पर आपको ट्रेंच बताया मैंने अभी आपको, तो गहरी खाइयां भी यहीं होंगी। देखिए, प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाइयां पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी व पश्चिमी छोरों पर खाइयों की एक श्रृंखला पाई जाती है। सबसे गहरी खाई यानी कि मैरियाना ट्रेंच, ठीक है ना, अभी हमने बात की थी इसकी, मैरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। अब देखिए, साथ में बता रहा है सुंडा गर्त हिंद महासागर का है तथा प्यूट्रो रिको अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक गहरी खाई है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर है कैस्पियन सागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय यानी कि झील है। इसका क्षेत्रफल 1,43,000 वर्ग मील है। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस है, पश्चिम में अजरबैजान तथा दक्षिण में ईरान स्थित है तथा दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है। अरब सागर भारत के किस स्थिति में स्थित है? तो अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। देखिए, अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3862,333 वर्ग किलोमीटर तथा गहराई 4,652 मीटर है। अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम सिंधु सागर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम क्या है? सिंधु सागर। सिंधु नदी तथा भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। एल नीनो महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। कहाँ दर्शाता है? तो राइट आंसर है प्रशांत। ठीक है, एल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। ठीक है, एल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान को असामान्यता को दर्शाता है। एल नीनो गर्म जलधारा की उत्पत्ति पेरू के तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। एल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है, तो दूसरा कौन सा है दोस्तों? ठीक है ना, तो दूसरा है सी, ऑप्शन सी में आपके हैं सुमात्रा। ठीक है, सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है। पहला द्वीप है जावा, तो दूसरा कौन सा है? सुमात्रा। देखिए, सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच स्थित है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इसका नाम पश्चिमी जावा द्वीप के सुंडा समुदाय पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, तो इसको कहते हैं कैप हॉर्न। क्या कहते हैं? कैप हॉर्न, जहां पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम कैप हॉर्न है। यहाँ पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। कैप ऑफ गुड होप अथवा उत्तरमांसा अंतरीय अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कैप
कैप कैनेवेरल फ्लोरिडा में स्थित शहर है, जबकि केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का शहर है। इनके नाम कहाँ से आ गए, ये ऑप्शन में दिए हुए थे, इसलिए इसने इसके भी बारे में बता दिया, ये भी याद रखिएगा। केप टाउन कहाँ का शहर है, दक्षिण अफ्रीका का, और कैप कैनेवेरल ये फ्लोरिडा का शहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो इसका नाम है तस्मान सागर। ठीक है दोस्तों, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। देखिए, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। सही आंसर है मृत सागर। ठीक है दोस्तों, जिसको डेड सी भी कहते हैं। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है मृत सागर। विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील तुर्की है, जिसकी लवणता 330 प्रति हजार आंकी गई। तत्पश्चात मृत सागर का स्थान आता है, जिसकी लवणता 238 प्रति हजार है। ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शन में तुर्की की वॉन झील तो थी नहीं, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन में क्या लगाया हमने सही आंसर, मृत सागर। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा लवणता किसकी है, वॉन झील की, तुर्की में 330, इसके बाद है मृत सागर जिसकी लवणता है 238 प्रति हजार। विकल्प में वॉन झील ना होने के कारण मृत सागर सर्वाधिक गहरे पानी की झील होगी। ठीक है, इसने बता भी दिया यहाँ पर। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है टीटीकाका। ठीक है, ऑप्शन बी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है दोस्तों टीटीकाका झील। क्या नाम है इसका, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3812 मीटर है। जलीय मात्रा के आधार पर यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील का दर्जा भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बहुत बार पूछा गया है वो क्वेश्चन दोस्तों। ये राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वेनेजुएला में। सॉल्ट एंजल भी कहते हैं इसको, साल्ट एंजल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में स्थित है। देखिए, साल्ट एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 979 यानी कि 989 मीटर और गहराई कितनी है, 807 मीटर। यह जलप्रपात बोलीवर राज्य के ग्रान सवाना क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? तो ये है अफ्रीका में। ठीक है, विक्टोरिया झरना कहाँ पर है, अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झरने से दोनों ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया झरना कहाँ है, अफ्रीका में। विक्टोरिया झरना अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर है। ये भी पूछ लिया जाता है किस नदी पर, ठीक है, जाम्बेजी नदी पर है ये। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओ टूनया नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मोसी ओ आ तू नया नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा एकल जलप्रपात भी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका नाम है सुपीरियर झील। इसको लेक सुपीरियर झील भी कहते हैं। ठीक है ना, लेक सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। सुपीरियर झील के उत्तर में कनाडा का ओंटारियो प्रांत और संयुक्त राज्य अमेरिका का मिनेसोटा राज्य है और दक्षिण में विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्य हैं। यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पानी की झील है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है? तो राइट आंसर है हिमालय। ठीक है दोस्तों, भारत की नवीनतम बलित की बात कर रहा है, बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। देखिए, जब पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे को आपस में धकेलती हैं तो उस समय निर्मित पर्वत श्रेणी को बलित पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, बलित पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय भारत नेपाल की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत श्रृंखला। देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकुआ जो चिली में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप भी है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलीमंजारो किस देश में स्थित है? तो बात करते हैं किलीमंजारो। तो ये है दोस्तों तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलीमंजारो। देखिए, किलीमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु कीबो, मवेंजी
और सीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत भी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है K2। ठीक है दोस्तों, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। देखिए K2 विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है ब्लैक रॉक रेगिस्तान। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। 21 जून 1986 को इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। यह दुनिया भर से आए लोग सेल फोन, इंटरनेट जैसी आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर पारंपरिक नाच गान और गीत संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है अफगानिस्तान में। कहाँ पर? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। रेगिस्तान मरुस्थल अत्यधिक शुष्क और पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तकला, इसको तकला भी कहते हैं, टकला भी कहते हैं। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों ये चीन में है। कहाँ पर? तकला मकान रेगिस्तान ये चीन में स्थित है। देखिए तकला मकान और स्थल मध्य एशिया में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग चीन द्वारा नियंत्रित सिजियांग प्रांत में है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में पामीर पर्वत श्रृंखला और उत्तर में तियान शान की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ ऑप्शन में और भी आपको नाम दिए थे तो उनके भी मरुस्थल लिखे हैं, इन्हें भी देख लीजिए। नमीबिया में है नामीबी मरुस्थल, अमेरिका में है मोजेब मरुस्थल और सऊदी अरब में है अरवी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से असमान हैं और 1 युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म इनमें से भिन्न है? तो देखिए देश दिए हैं और रेगिस्तान दिए हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये कैसा है? भिन्न है। तो देखिए सहारा अफ्रीका में सही है, थार भारत में सही है, गोवी मंगोलिया में सही है, लेकिन कालाहारी दोस्तों ये अमेरिका में नहीं है, ये अफ्रीका में है। कहाँ पर? अफ्रीका में। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं चोलिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? चोलिस्तान। देखिए पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका पड़ोसी देश है तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन बना सकता है ये एग्जाम में। ठीक है, यह पाकिस्तान के पंजाब और भारत में सिंधु के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ एक रेगिस्तान व अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पर गोवी की बात कर ली, गोवी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन है? सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसे भी याद रखिएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये भी बता दिया इसने, अफ्रीका महाद्वीप में है। गोवी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है जो चीन तथा मंगोलिया में विस्तृत है, तथा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित गर्म मरुस्थल है। इसके बारे में भी यहाँ जानकारी दे दी गई। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में है? तो ये है दोस्तों पोलैंड में। कहाँ पर? पोलैंड में। नाम याद रखिएगा, ब्लेडो रेगिस्तान पोलैंड देश में स्थित है। नामीबा मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, नामीबा यह है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में ही देश स्थित है कौन सा? नमीबिया, तो वहीं से इसका नाम बनाया गया है नामीबा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। देखिए नमीबिया या नामीबा मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका का तट मरुस्थल है। यह दक्षिण अमेरिका के नमीबिया देश में स्थित है। इसका विस्तार अंगोला के करूजनवा नदी से लेकर ओलिफंतस नदी तक है। यह विश्व के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है। गोवी मरुस्थल 2 देशों की सीमा को अलग अलग करता है, उनमें से एक चीन है, तो दूसरा देश कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है इसको, तो दूसरा आंसर होगा इसका, यानी कि दूसरा देश है मंगोलिया। ठीक है, गोवी मरुस्थल 2 देशों की सीमा को अलग करता है, पहला चीन है तो दूसरा कौन सा है? मंगोलिया। गोवी मरुस्थल चीन तथा मंगोलिया की सीमा को अलग करता है। गोवी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ है जल रहित स्थान।
ठीक है, याद रखिएगा। यह संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुएज नहर से संबंधित। सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सुएज नहर द्वारा 2 जल निकाय जुड़े हैं, भूमध्य सागर, लाल सागर। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि सुएज नहर किन किन को अलग करता है, तो भूमध्य सागर, लाल सागर को अलग करता है सुएज नहर। देखिए डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छी डिटेल दी गई है झीलों के बारे में, देख लेते हैं, सॉरी नहरों के बारे में। पहले है कील नहर। यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी का अधिकार है। ठीक है, कील नहर पर जर्मनी का अधिकार है। इसके बाद पनामा नहर, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर पर वर्ष 2000 से पनामा देश का अधिकार है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सुएज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वर्तमान समय में सुएज नहर मिस्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। वर्ष 1956 में मिस्र के द्वारा सुएज का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956। सुएज नहर के उत्तर प्रवेश द्वार को भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सैयद बंदरगाह तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार को लाल सागर की ओर पोर्ट सुएज बंदरगाह स्थित है। इस नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था इसके बारे में, तो इसका सही आंसर है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में स्थित है। इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा स्थल जलडमरूमठ को काटते हुए निर्मित की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। कौन? पनामा नहर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर है वोल्गा नदी। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लंबाई है इसकी 3690 किलोमीटर। यह नदी बाल्दे पहाड़ियों से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के 20 बड़े शहरों में से 11 वोल्गा के ड्रेनेज बेसिन में स्थित हैं, जिनमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है। डैन्यूब नदी भी यूरोप में प्रभावित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डैन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है, इसको भी याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों पद्मा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है ना, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है, जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। हरिद्वार से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की बात कर रहा है में इसका मिलन यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदी से होता है, जिसे संगम कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मैगडेलेन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह नदी किस देश से होकर बहती है? सही आंसर है कोलंबिया। ठीक है, मैगडेलेन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह कोलंबिया देश से होकर गुजरती है। मैगडेलेन कोलंबिया देश की मुख्य नदी है। इसकी लंबाई 1528 किलोमीटर है। यह दक्षिण अमेरिका की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से तथा निकास कैरिबियन सागर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में बहती हैं? तो सही आंसर दोस्तों ऑरेंज नदी। ठीक है ना, ऑरेंज नदी ऑप्शन बी सही रहेगा। ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। देखिए और भी नदियां दी हैं, अब इनके देश हम देख लेते हैं कौन सी कहाँ बहती है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नाइजर नदी ये पश्चिम अफ्रीका में है, इसका बहाव। ऑरेंज नदी ये दक्षिण अमेरिका में है। कांगो नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका यानी कांगो में है, इसका बहाव। और नील नदी का उत्तर पूर्व अफ्रीका में इसका बहाव है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, दरियाए सिंधु। ठीक है ना, सिंधु तो लिया इन्होंने, लेकिन क्या बोला, दरियाए ए सिंधु कहते हैं पाकिस्तान में सिंधु नदी को। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पाकिस्तान में सिंधु यानी कि इंडस नदी को उर्दू में दरियाए ए सिंधु के नाम से जाना जाता है। यह चीन, भारत, पाकिस्तान से होते हुए बहती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी व राष्ट्रीय नदी है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको यहाँ पर, दरियाए ए सिंधु। कह देगा पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो दरियाए ए सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती? डिस्क्रिप्शन में भी हमने पढ़ा था, चीन लिखा था, वहाँ पाकिस्तान लिखा था, भारत। अब कौन बच रहा है? तो अफगानिस्तान बच रहा है। ठीक है ना,
तो अफगानिस्तान देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है। अब ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान पर तालिबान ने कर लिया है कब्जा, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्दी इसका नाम भी चेंज हो जाएगा और आपको किताबों में लिखा मिलेगा अफगानिस्तान का नया नाम, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम चीन के मानसरोवर के निकट सिन का बाव से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है ये। इस प्रकार यह नदी अफगानिस्तान में प्रभावित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है? नाम देखिए, याद कर लीजिए इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलाऊ वायडक्ट, तो ये है आपका टार्न में। कहाँ पर? विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वायडक्ट किस नदी पर है? टार्न नदी पर। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अब ये है कहाँ? तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वायडक्ट टार्न नदी पर स्थित है। यह दक्षिण फ्रांस में स्थित है। कहाँ? दक्षिण फ्रांस में। किस नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबी है? ऑप्शन है अमेजन, नील, प्लेट, आर्कसस। तो आंसर है इसका अमेजन, ठीक है। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। देखिए, अमेजन नदी के नीचे पाए जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। हमजा नदी और अमेजन नदी पृथ्वी की पपर्टी के विभिन्न स्तरों पर प्रभावित एक जुड़वा नदी प्रणाली का एक भूगर्भीय रूप के असामान्य उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो ये है दोस्तों डैन्यूब नदी, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। डैन्यूब नदी ये सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 10 देशों से होकर गुजरती है। देखते हैं हम कौन कौन से देश हैं ये। डैन्यूब नदी सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मलडोवा, यूक्रेन, रोमानिया से होते हुए काला सागर में मिल जाती है। इसको याद रखिए, कहाँ मिल जाती है? काला सागर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती? तो देखिए सही आंसर इसका केलानी नदी, ठीक है। देखिए कोसी है, आप सुनते रहते हैं, रावी आपने पढ़ी है, तिस्ता पढ़ी है, लेकिन केलानी नदी ये दोस्तों श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है ना, भारत से नहीं है संबंधित। देखिए केलानी नदी श्रीलंका में प्रभावित होने वाली एक प्रमुख नदी है। आपका पड़ोसी देश है तो उसको ध्यान रखिएगा इस नदी का नाम। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। यह श्रीलंका की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल कोलंबो के श्रीपाड़ा माउंट रेंज से है। यह नदी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को 80% पेयजल प्रदान करती है, जबकि कोसी, तीस्ता, रावी नदियां भारत में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। आज का वीडियो यहीं एंड होता है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।